हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने कल की क्लास में 25 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महेश दत्त शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन से कथन अमीर खुसरो के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के नहीं है? नहीं है बताना है इसे आपको। ऑप्शन ए, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, इनकी मृत्यु संवत 1390 में हुई। ऑप्शन बी, ये बड़े ही विनोदी मिलनसार और सहृदय थे, इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। ऑप्शन सी, इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, उनमें उक्ति व चित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। ऑप्शन डी, खुसरो के समय बोलचाल की भाषा स्वाभाविक घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ऑप्शन ई, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों मुकरियों और दो सुखनों में मिलती है, यद्यपि उनमें कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, इनकी मृत्यु जो है वो 1389 में हुई थी, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है। बाकी ये चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और इनकी जो बोलचाल है वो पहेलियों मुकरियों और दो सुखनों में मिलती है। ठेठ खड़ी बोलचाल जो है वो इनकी पहेलियों मुकरियों और दो सुखनों में मिलती है, और कहीं कहीं ब्रज भाषा की भी झलक है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है पेपर में प्रश्न, इस तरीके से भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए, बाल बैस हसिता समीप अमृत रस पिन्निए। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी बिसल देव रासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, या ऑप्शन डी जयचंद्र प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो की ये पंक्तियां हैं। पृथ्वीराज रासो में भी ये पद्मावती समय की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्वों छप्पयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में कहीं कहीं अनुसारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ के संबंध में कहा है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी बिसलदेव रासो, ऑप्शन सी रणमल छंद, या ऑप्शन डी खुमान रासो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो के संबंध में शुक्ल जी ने ये कथन कहा है कि इसकी जो भाषा है वो बिल्कुल बेठिकाने की है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्पूर मंजरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी देवसेन, ऑप्शन सी राजशेखर, या ऑप्शन डी स्वयंभू। तो कर्पूर मंजरी की जो रचनाकार है वो है राजशेखर। तो राजशेखर की कर्पूर मंजरी में जो है वो भैरवानंद नाम के एक सिद्ध का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुमेलित कीजिए। इधर पहेली दी है और इधर उसका उत्तर। पहली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसके एक न गिरे।
दूसरी पहेली है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तीसरी पहेली है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। और चौथी पहेली है, अरद तो उसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, दिया बाती। एक नार दो को ले बैठी, पैजामा। और अरद तो उसका सूझेगा, मुंह देखो तो बूझेगा दर्पण। हालांकि ये जो पहेलियां हैं ये अलग अलग पेपर में पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुबीता था, वे राज की पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी। उपर्युक्त कथन आदिकाल के किस प्रकरण का है? ऑप्शन ए प्रकरण 1, ऑप्शन बी प्रकरण 2, ऑप्शन सी प्रकरण 3 या ऑप्शन डी प्रकरण 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकरण 3 की ये पंक्ति है। प्रकरण 3 का नाम है देशभाषा काव्य। और शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए प्राकृताभास हिंदी, ऑप्शन बी प्रकृति की अंतिम अवस्था, ऑप्शन सी पुरानी हिंदी या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो अपभ्रंश शब्द के लिए शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी, प्रकृति की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी, इन तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया है। जब मैंने आदिकाल करवाया था बुक से तब मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस पंथ के संबंध में कहा है? ऑप्शन ए सिद्ध, ऑप्शन बी नाथ, ऑप्शन सी जैन या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्ध व जोगियों की रचनाओं के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्ति जो है वो कही। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं का उल्लेख करने का क्या कारण बताया है? यानी किस कारण से उल्लेख जो है अपने ग्रंथ में उन्होंने किया है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी साहित्य का प्रसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो शुक्ल जी ने सिद्धों नाथों की रचनाओं का उल्लेख जो है वो 2 कारणों से किया है। एक तो उसकी भाषा की वजह से, दूसरा सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा की वजह से। 2 कारण बताए हैं शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सी पंक्ति अमीर खुसरो की नहीं है? ऑप्शन ए मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसी गर्दीनी कस मोरी माल। ऑप्शन बी घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करे। ऑप्शन सी उज्जवल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। ऑप्शन डी जी हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करे। ये जो पंक्ति है ये अमीर खुसरो की नहीं है, ये सरहापा की पंक्ति है। और पेपर में पूछी जा चुकी है ये पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिद्ध साहित्य में महासुख दशा की प्राप्ति किनके योग से मानी गई है? ऑप्शन ए प्रज्ञा और उपाय, ऑप्शन बी उपाय और योग, ऑप्शन सी योग और ज्ञान या ऑप्शन डी ज्ञान और भक्ति। तो सिद्ध साहित्य में महासुख दशा की जो प्राप्ति है वो प्रज्ञा और उपाय के योग से मानी गई है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय की कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के योग्य समझी जाती थी। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाव न होई अभाव न होई ऐ संबोहे को पतियाई। उक्त पंक्ति की रचनाकार है, उक्त पंक्ति के रचनाकार है ऑप्शन ए कन्हपा, ऑप्शन बी लुहीपा, ऑप्शन सी विरूपा या ऑप्शन डी सरहपा। तो इस पंक्ति की रचनाकार है ऑप्शन बी लुहीपा, ये लुहीपा की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई या ऑप्शन डी विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है और इनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को कितने प्रकरण में विभक्त किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कुल 4 प्रकरणों में डिवाइड किया है। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण है अपभ्रंश काव्य, तीसरा है देश भाषा काव्य और चौथा प्रकरण है फुटकल रचना। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न सिद्धों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए कन्हपा लुहीपा विरूपा सरहपा, ऑप्शन बी सरहपा लुहीपा कन्हपा विरूपा, ऑप्शन सी लुहीपा विरूपा सरहपा कन्हपा या ऑप्शन डी सरहपा लुहीपा विरूपा और कन्हपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरहपा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे सरहपा, जिनका समय जो है वो शुक्ल जी ने माना है 690 संवत 690। लुहीपा का जो समय है वो माना है शुक्ल जी ने 830 संवत 830 के आसपास। विरूपा का समय माना है 900 के लगभग और कन्हपा का समय माना है 900 के उपरांत। क्वेश्चन नंबर 43 है, 84 सिद्धों में कितनी योगिनी का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। तो 84 सिद्धों में 3 योगिनियों का उल्लेख जो है वो किया गया है, जिसमें पहली है मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मी करा। ये 3 योगिनियों का उल्लेख 84 सिद्धों में ही किया गया है। तो यहां से हमारे आदिकाल के प्रश्न जो हैं वो समाप्त होते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में जो है वो आधुनिक काल का काव्य खंड पढ़ेंगे। तो आप लोग धन्यवाद दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।